अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम जो सबसे बड़ी खबर लेके आ रहे हैं वो DGSI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम की एक्सटेंशन का रास्ता हमवार हो गया है। यानी कि वो इस साल सितंबर जब वो रिटायर होने वाले हैं वो घर नहीं जा रहे, वो शायद DGSI कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है, ये हम आपको तफसीलात बताएंगे कि कैसे ये तमाम चीज़ें हुई हैं। और हमने कुछ दिन पहले भी खबर दी थी कि उनकी एक्सटेंशन के लिए चिट चैट चल रही है, बातचीत चल रही है, वजूहात भी आपको बताई थी। और अब वो जबकि हो गया है तो हम आपको बताएंगे ये तफसीलात एक्सक्लूसिवली असद तूर अनसेंसर्ड पर। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है वो इस PDM हुकूमत की तरफ से, और ख़ास तौर पे मैं PMLN को कहूँगा, उनकी तरफ से तारीखी सिविलियन अथॉरिटी का सरेंडर है। तारीखी। और सिविलियंस के पास जो एक चीज़ रह गई थी जो पाकिस्तान के इलेक्टेड नुमाइंदों के पास, उन्होंने वो भी फ़ौज के हवाले कर दी है। ये भी एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। ये पेशरफ्त दरअसल मियां नवाज शरीफ साहब के वोट को इज़्ज़त दो, सिविलियन को सुप्रीमेसी, मुझे क्यों निकाला कि ताबूत में आखिरी कील है। और हमेशा हमेशा के लिए ऐसे लगता है कि उन्होंने अपना ये बयानिया भी दफन किया है। ये बड़ा ही, जिसे कह रहे हैं ना, वो एक ऐसा अफसोसनाक सकूत सिविलियन हुआ है। ये ज़रा सुन लीजिए कैसे हुआ है कि ये जो आर्मी एक्ट है इसमें 2 पेजेस बड़े पढ़ने वाले हैं, एक पेज 3 और एक पेज 8। तो वो जो पेज 8 है, ज़रा उसकी पहले आपको कहानी बता दें। उसमें 3 क्लॉजेज हैं, ठीक है। एक 175C, 175D, 175E, ठीक है। जो पहली क्लॉज है 175C, वो कहती है वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन। द पाकिस्तान आर्मी में इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड carry out activities for the purpose of welfare and rehabilitation of serving retired and wounded personnel as well as families of shuhada, provided that all such activities already undertaken shall always be deemed to have been validity done under this act। यानी कि कल जो आर्मी एक्ट में तरमीम की गई उसमें, ठीक है, जो हमारी माओं के बेटे शहीद हुए हैं उनकी बेवाओं के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी माओं के लिए कोई भी वेलफेयर का कोई प्रोजेक्ट हो, तब मुझे कभी उस पर कोई एतराज़ नहीं लगा। मुझे एतराज़ होता है सर्विंग ऑफिसर्स को जो पर्क्स और प्रिविलेजेस पोस्ट रिटायरमेंट मिल रहे हैं, ज़रूरी रकबे, कमर्शियल प्लाट, प्राइवेट प्लाट, के भाई ये किस नाम पर ले रहे हो, ये किस काम के ले रहे हो, किसी सिविलियन को इतना मिलता है, ठीक है। तो लेकिन मसला ये है कि इन शोहदा के नाम पर ये सर्विंग भी प्लाट और ज़मीनें रकबे बटोरने लगे हुए हैं। तो अब वो ये कह रहे हैं कि जी जो भी इस किस्म की एक्टिविटीज़ फौज करेगी उनको लीगल हैसियत हासिल होगी, जो इससे पहले भी कर चुके हैं। यानी कि अगर किसी कोई प्रोजेक्ट ऐसा किया हुआ है जिसको कोई लीगल कवर हासिल नहीं था, फौज ने एग्जीक्यूट, ठीक है, लाइक कोई तामीर की है जगह, कोई कंस्ट्रक्शन की है, या कोई जगह एक्वायर की है जो लीगली फौज नहीं कर सकती थी, तो वो अब इस एक्ट के तहत ऑटोमेटिकली लीगलाइज हो गया। फिर इसी तरह फिर 175D सुनिए, वेलफेयर थ्रू एफिलेटेड एंटिटीज। द पाकिस्तान आर्मी में इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड through its affiliated entities carry out activities that relate to or generate proceeds for inter alia welfare and rehabilitation of serving and retired personnel of Pakistan Army, wounded personnel as well as families of shuhada,
provided that all such activities already undertaken shall always be deemed to have been validly done under this act. अब वो कह रहे हैं कि जो हमारी जो दीगर बिजनेस एंटिटीज़ हैं फ़ौज की, लाइक आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, फौजी फाउंडेशन, फिर उनके तहत चलने वाली फौजी यूरिया, फौजी सीमेंट, फौजी कॉर्नफ्लावर, अस्करी बैंक, अस्करी पेट्रोलियम, अस्करी सीएनजी, ठीक है, और वो क्या नाम है, डीएचए, अस्करी हाउसिंग, एफडब्ल्यू और एनएलसी वगैरह 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 जो सब कुछ है, वो जो एंटिटीज़ हैं फ़ौज की, जो फ़ौज के बिजनेस वेंचर्स हैं, वो भी जो कुछ शुहदा और जो फ़ौज के जो ऐसे लोग जो जंगों में या कहीं सेंसिटिव एरियाज़ में ड्यूटी देते हुए बारूदी सुरंग का निशाना बनने से किसी वजह से भी वो डिसेबल हो जाते हैं, तो उनकी वेलफेयर के जो लिए जो काम करेंगी वो भी अब कानूनी होगा। हालांकि उनकी वेलफेयर के लिए तो कानूनी होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो उनकी वेलफेयर के नाम पर अपनी वेलफेयर ये कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के रिटायर्ड जर्नैल और रिटायर्ड ये सीनियर मिलिट्री अफसरान, वो किस खाते में जा रही है, वो भी इन्होंने लीगलाइज कर दिया। ठीक है, आइंदा उसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन उठेगा तो वो कहेंगे भाई ये अपने आर्मी एक्ट में हमें अलाउड है। फिर देखिए जो सिविलियंस के पास अब आखिरी एक रह गई थी कि एटलीस्ट हमारे जो इलेक्टेड नुमाइंदे थे तो वो हमारी डेवलपमेंट का काम तो उनके ज़िम्मे होता था ना, इसी नाम पर वो वोट लेते थे, ठीक है, इसी नाम पर वो काम करते थे, बाहर से प्रोजेक्ट्स वो निगोशिएट करते थे, आईएमएफ दीगर मालियाती इदारों से जो कर्ज़े मिलते थे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स करती थी, जो दीगर मुल्कों से कोई इन्वेस्टमेंट लानी होती थी वो इलेक्टेड लोग करते थे, ठीक है, वो उनका मैंडेट था आइनी तौर पे। फ़ौज का इसमें कोई आइनी किरदार नहीं था। लेकिन अब माशाल्लाह से इस सिविलियन हुकूमत ने जो ये आई थी बड़ी वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाती हुई, ठीक है, उन्होंने 175E क्या रखी है, नेशनल डेवलपमेंट के नाम से ये क्लास है, और इसका ज़रा टेक्स्ट सुन लीजिए। द पाकिस्तान आर्मी में अपॉन डायरेक्शन और विद द Congress of relevant authorities of the appropriate government in the prescribed manner directly or indirectly carry out activities related to inter alia national development and advancement of national or strategic interests, provided that all such activity already undertaken shall be deemed to be and always have been validly done under the act. Explanation: appropriate government means the federal government or provincial government as the case may be। यानी कि अब नेशनल डेवलपमेंट के नाम पर फौज मुल्की तरक्की के नाम पर, ठीक है, कौमी तरक्की के नाम पर जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं वो भी शुरू कर सकेगी, और उसके लिए उसको जो सिविल हुकूमत है, जो फेडरल हुकूमत है या प्रोविंशियल हुकूमत है, उसकी सपोर्ट भी हासिल होगी, उसकी एक कागजी सी डायरेक्शन दरकार होगी। आपने भी देखा किस तरह से 45,000 एकड़ ज़मीन दे दी गई फ़ौज को पंजाब में, दीगर जगहों पर। अब ये कौन सी फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट रजिस्ट करेगी अगर फ़ौज कहेगी हम इस जगह पर ये मनसूबा शुरू करना चाह रहे हैं और ये कौमी तरक्की का मनसूबा है, तो वो कहेंगे ठीक है जी कर लें शुरू, ठीक है। अब तो उसको लीगल कवर भी हासिल है 175E में, ठीक है। ये हालात हैं, ठीक है। ये माशाल्लाह से सिविलियन सुप्रीमेसी, आइनी सुप्रीमेसी और सिविलियन मैंडेट को ये अब तकरीम दी गई है। इसके अलावा आपको हमने बताया था कि जो लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम है, जो इस वक्त पाकिस्तान के DGISI हैं, वो इस वक्त बहुत वेल अलाइंड है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ। आप उनके ख्यालात इमरान खान साहब के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन चुके हैं कि इमरान खान साहब उनको बुला के कहते थे कि आप
कि नज़दीक सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला क्या है, तो लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम कहते हैं कि मैंने कहा कि मईशत। तो इमरान खान साहब कहते हैं नहीं, अपोजिशन। और इमरान खान साहब भी उनको भी तकरीरों में निशाना बनाते रहे हैं। और अब जो इस वक्त पीटीआई के ऊपर जो क्रैकडाउन है, उसमें अब फिर ये हम सुन रहे थे कि देखा जा रहा है कि बहुत जनरल आसिम मुनीर फील कर रहे थे कि उन्होंने एक टीम फ़िलहाल उनकी कम से कम आईएसआई की हद तक चल रही है, DGISI भी उनके साथ वेल अलाइंड हैं। DGC मेजर जनरल फैसल नसीर तो शुरू से उनके आदमी काउंट किए जाते हैं, जबकि वो आर्मी चीफ नहीं भी थे। तो वो ऐसे मौके पर अगर वो रिटायर होंगे लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम, तो उनकी रिटायरमेंट की सूरत में फिर जो भी उनकी जगह आएगा, तो ज़ाहिर बात है बड़ा क्रूशल टाइम है। वो सितंबर में गवर्नमेंट्स घर जा चुकी होंगी, नए इलेक्शन की तैयारी हो रही होगी, सदर का टेन्योर ख़त्म हो रहा होगा, नया चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब ओथ ले रहे होंगे और अगले इलेक्शन की तैयारी हो रही होगी। तो बहुत कुछ है जो इस वक्त जो मामलात चल रहे हैं, उनको सारी बात है लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम भी उसमें एक ही किरदार रखते हैं। हालांकि टू बी वेरी ऑनेस्ट एग्जीक्यूशन तो हर चीज़ की इस वक्त मेजर जनरल फैसल नसीर कर रहे हैं, जो DGC हैं ये सही के, लेकिन ज़ाहिर बात है DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम भी एक की रोल रखते हैं। और जो लोग उनको सुनते हैं वो भी बताते हैं कि उनकी इश्यूज़ पर बड़ी ग्रिप है। वो जो बात करते हैं, जो उन्होंने मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने जो एज ए स्पीकर जो गुफ्तगू की और जो उनसे क्वेश्चन आंसर हुए, तो सब ने जो शुरा हैं जिनसे हमारी मुख्तलिफ से गुफ्तगू, उन्होंने कहा कि उनकी बड़ी अच्छी ग्रिप थी इशूज़ के ऊपर। हालांकि कुछ लोग ये भी बताते हैं कि प्राइवेटली लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम के साथ अगर मुलाकात की जाए, लाइक उनके ऑफिस में या कहीं पे भी उनके रूम में, तो आपको परफ्यूम नहीं लगा के जाना होता। वो लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम थोड़ा परफ्यूम से एलर्जिक हैं, तो उनको छींकें बहुत आती हैं अगर आपने परफ्यूम लगाया हो। तो बहरहाल अब वो लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम जो हैं, उनकी ये यूटिलाइजेशन देखते हुए और तो उनको फिर हमने सुना था कि उनको एक्सटेंशन देने के लिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बड़ा संजीदगी से गौर कर रहे हैं और फ़ौज के हल्कों में इस पर गुफ्तगू जारी है। तो अब हुआ ये है कि अब ये वाज़े इशारा मिला है कि उनको अब एक्सटेंशन दी जा रही है। और वो इशारा क्या है कि इसी आर्मी एक्ट में एक क्लास 18 है, वो अब अमेंड की गई है और उसमें अब ये कहा गया है द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में एज बी, ये इसका वैसे क्लॉज 18 का टाइटल पढ़ लीजिए, रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, रिलीज और डिस्चार्ज। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में एज मे बी prescribed in this behalf retire, release, accept or reject resignations of or discharge from the service any person subject to this act। अब असल ट्विस्ट आ रहा है, provided that owing to exigencies, extraordinary circumstances or if war is imminent or existing, the federal government may retain compulsorily in service up to 60 years of age any person with the recommendations of the chief of army staff and as prescribed in this act। ठीक है, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई गैर मामूली मुल्क में हालात हों या कोई ख़तरा हो मुल्क के अंदर किसी चीज़ का, या जंग हो रही हो या जंग का इम्कान हो, तो ऐसी सूरत में किसी भी फ़ौज के अफसर को आर्मी चीफ की रिकमेंडेशन पर 60 साल की उम्र तक सर्विस में रखा जा सकता है। अब आपको ये बताएं, जो लेफ्टिनेंट जनरल होता है वो मैक्सिमम 58 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है। ठीक है, जब ये जनरल कमर बाजवा की एक्सटेंशन का केस चैलेंज हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, तो तब जो मिलिट्री लॉज बताए गए थे ला के, तो उसमें फिर हमें उस वक्त इल्म हुआ था कि जो मेजर जनरल होता है वो 54 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है, लेकिन अगर वो प्रमोट हो जाए तो उसको
4 साल मजीद मिल जाते हैं और वो लेफ्टिनेंट जनरल बन के फिर 58 साल की उम्र में रिटायर होता है मैक्सिमम। तो अगर वो आर्मी चीफ बन गए तो उसको 3 साल मजीद मिल जाते हैं और फिर वो 60 साल से ऊपर की उम्र में जाके रिटायर होता है। यहां पर लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को अब 58 साल की उम्र में इस सितंबर में रिटायर होना है। इस क्लास के तहत जो अमेंड की गई है, आर्मी चीफ की रिकमेंडेशन पर किसी भी लेफ्टिनेंट जनरल को फौज में 60 साल की उम्र तक सर्विस दी जा सकती है, अदरवाइज तो उसको 58 साल की उम्र में रिटायर होना है एज पर द लॉ। तो वो कौन सा अफसर है जिसको अब आर्मी चीफ ने 60 साल की उम्र तक रखना होगा? ठीक है, तो वो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ही उनके सबसे ट्रस्टवर्दी इस वक्त 2 ऑफिसर हैं, एक वो हैं और एक जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल सईद। तो अब ऐसा लगता है कि ये अब प्रॉपरली अमेंड करवा के आर्मी एक्ट के अंदर ये क्लॉज ऐड करके उनकी एक्सटेंशन का जो ग्राउंड है अब उसको लीगली तैयार कर दिया गया है। और अगर उनको एक्सटेंशन नहीं मिलनी थी तो ये क्लॉज क्यों ऐड की गई? ये तो अगली असेंबली में भी ऐड की जा सकती थी। अगर उस मौके पर किसी को ऐड करना तो जाहिर बात है इस वक्त 2 ही लोगों को एक्सटेंशन का हो सकता है, एक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और एक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम, क्योंकि 6 लोगों ने तो रिटायर होना है। 4 लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर होने हैं ये सितंबर में, 2 लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर होने हैं नवंबर में इस साल। तो उनमें से 2 लोग बहुत की हैं, एक DGIC लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम है, दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल सईद हैं जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं। और आर्मी चीफ को क्योंकि इस वक्त मुल्की सियासत में ज़ाहिरी बात है नज़र आ रहा है कि ICI का रोल आगे भी बहुत क्रूशल होगा और उसमें लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम पिछले इमरान खान साहब को निकाले जाने से पहले आए थे और फिर उन्होंने इमरान खान साहब को निकाला जाना भी देखा, तमाम जो PTI ने किया वो भी देखा, 9 मई भी देखा, उस दौरान तमाम चीज़ें भी उनके इदारे ISI ने मैनेज की। तो ऐसे में जबकि वो इस पूरे इशू और प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं, डिसलॉजिंग PTI एंड जिसे कहते हैं उसके बाद की तमाम सियासत कि फ़ौज इसको किस तरह देख रही है, तो फिर शायद इसलिए उनको रिटेन करने का फ़ैसला हो गया है कि ये ना हो कि इस प्रोजेक्ट की कंटिन्यूटी टूट जाए। तो उसके लिए अब वो स्टे करने जा रहे हैं और उसके लिए ये अमेंडमेंट लाई गई है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।